नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि रीट चाहे वो फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, सबसे ज्यादा जो हिंदी में पूछा जाता है वो हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और उसी टॉपिक को लेकर आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। चाहे रीट फर्स्ट की आप तैयारी कर रहे हो या फिर सेकंड की, दोनों के लिए इंपोर्टेंट है। और कितने प्रश्न लेकर आया हूँ एक ही वीडियो में? 150 प्रश्न लेकर आया हूँ, यानी कि 150 प्रश्न हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित आपको मिलने वाले हैं। यदि इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यानी कि लाइक किया आपने, है ना, इस वीडियो को शेयर किया और कमेंट के माध्यम से यदि बताया कि सर इसका सेकंड पार्ट भी लाइए, तो 150 प्रश्न और मैं लेकर यहाँ पर आ सकता हूँ, यानी कि इसका सेकंड पार्ट और लेकर आ सकता हूँ। टोटल 300 प्रश्न आपको दे दूंगा, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है। यदि कमेंट, लाइक और शेयर मुझे देखने को मिले तो मैं जरूर इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो क्या करना है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। यदि वन लाइनर आपको प्रश्न चाहिए, ज्यादा समय इसमें नहीं लगाऊंगा, कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न देने की यहाँ पर कोशिश करने वाला हूं, तो स्किप नहीं करना है ना, वीडियो को पूरा देखना है। अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर मैंने ले रखे हैं। आप कह सकते हैं कि जो रीट में आपके लेवल फर्स्ट और सेकंड में जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रत्यक्ष विधि किन कक्षाओं हेतु अत्यधिक उपयोगी है? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि की बात आती है तो याद रखिएगा ये प्राथमिक कक्षाओं हेतु अत्यधिक उपयोगी होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न निकल कर आते हैं एक एक करके सारे बताएंगे, है ना। सारे प्रश्न रखे हैं तो आप संयम रखिए, हर एक प्रश्न को समझिए, है ना। दूसरा प्रश्न, किस विधि को सुगम पद्धति, सम्राट विधि, प्राकृतिक विधि, निर्बाध विधि के नाम से भी जाना जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी प्रश्न मैंने हर विधि से संबंधित जो उपनाम है उससे संबंधित काफी प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके सामने, सॉरी उत्तर आपके सामने। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि भी कहा जाता है, सम्राट विधि भी कहा जाता है, प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है, निर्बाध विधि भी कहा जाता है। इन सभी नाम से जाना जाता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि ये आपको ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? तो वह प्रश्नोत्तर विधि। यहां पर देखिए स्तर कौन सा है, यहां पर जो आपकी विधियां है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या भैया, किस स्तर पर पूछा गया है, कौन सी विधि के बारे में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। जो प्रश्नोत्तर विधि है ये प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो प्रश्नोत्तर आपका करेक्ट आंसर होगा। व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि के बारे में पूछे, एक होती अवैज्ञानिक विधि, एक होती वैज्ञानिक विधि। तो यहाँ पर वैज्ञानिक विधि के बारे में पूछा गया है व्याकरण शिक्षण की, तो वो कौन सी होगी? आपकी आगमन विधि होगी, है ना। अगला प्रश्न, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? तो खेल पद्धति। यहां पर देखिए मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में पूछा गया है मातृभाषा शिक्षण में, तो खेल पद्धति आपका क्या होगा? सॉरी, करेक्ट आंसर होगा ना, खेल पद्धति। अगला प्रश्न, कौन सी विधि उदाहरण से नियम विशिष्ट से सामान्य, मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है? आगमन विधि। आगमन विधि आपकी इंपोर्टेंट है, चाहे वो हिंदी शिक्षण विधि हो या फिर अन्य शिक्षण विधियां हो, है ना, उसमें सभी में आगमन निगमन विधि पूछी जाती है। याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं? विश्लेषण विधि भी कहा जाता है आगमन विधि को, जो कि उदाहरण से नियम की ओर होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्ति की ओर। यदि इसको हम उल्टा कर देंगे तो आपका निगमन विधि में चला जाएगा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के, देखिए यहां पर इस प्रकार से प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो समझाने लायक होगा, और लिखित में मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? यहां पर देखिए सबसे अंत में पूछा गया है, सबसे अंत में, तो सबसे अंत में क्या है यहाँ पर? लेखन कौशल, है ना। तो याद रखिएगा, देखिए भाषा कौशल विकास का पहला चरण, यहाँ पर यह आपको पता होना चाहिए कि भाषा के कितने कौशल होते हैं, ये इंपोर्टेंट है। तो याद रखिएगा 4 कौशल होते हैं, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। प्रथम चरण कौन सा होगा? आपका श्रवण कौशल, और अंतिम चरण कौन सा होगा? आपका लेखन कौशल होगा। तो अंतिम चरण पूछा है तो लिखना यहाँ पर आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, या फिर लेखन कौशल आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इस बात पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपका, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? तो देखिए माध्यमिक कक्षा में पूछा गया है व्याकरण का, जो व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान है इसको सिखाया जाना चाहिए माध्यमिक कक्षाओं में, है ना। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि हम थोड़ी देर पहले देखा था कि आगमन विधि को विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। 9 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना का मूल आधार होता है, जो प्रस्तावना होता है इसका मूल आधार क्या होता है? तो याद रखिएगा पूर्व ज्ञान। जो पूर्व ज्ञान होता है वो प्रस्तावना का मूल आधार होता है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। मैं हमेशा आपको कह रहा हूं शुरू से कि यहाँ पर स्तर आपको हमेशा चेक करना, कौन सा स्तर में पूछा गया है। प्राथमिक में पूछा गया, माध्यमिक में या फिर उच्च माध्यमिक में। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली पूछा गया है, तो वो कौन सा होगा? गीत तथा नाट्य प्रणाली होगा, है ना।
चलिए अगला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण कर बालक शब्द लिखना एवं अभ्यास करना सीखता है। यह विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। वह विधि कौन सी है? यहाँ पर जो अध्यापक है वो अनुकरण द्वारा जो शब्द लिखता है, उनका अनुकरण द्वारा जो बालक है वो लिखता है, अभ्यास करता है, तो उस विधि को क्या कहेंगे? जैक टोक विधि कहेंगे। और किस स्तर के लिए उपयोगी है ये भी आपको याद रखना है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होती है जैक टोक विधि, है ना। वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि कौन सी है? तो जब वर्णात्मक कविता के शिक्षण के बारे में पूछे तो शब्दार्थ प्रणाली आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कविता शिक्षण की विधि कौन सी भैया? अर्थबोध प्रणाली। कविता शिक्षण की कौन सी विधि होगी? अर्थबोध प्रणाली होगी। किस विधि में व्याकरण शिक्षण को गद्य पद्य के माध्यम से सिखाया जाता है? तो ये समवाय विधि में, जो समवाय विधि होती है इसमें व्याकरण को कैसे सिखाया जाता है भैया? गद्य पद्य के माध्यम से सिखाया जाता है। कौन सी शिक्षण विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है? इसके बारे में आपको बता चुका हूं। वो कौन सी विधि होगी? आगमन विधि होगी। यदि इसका उल्टा कर दिया जाए तो वो विधि कौन सी हो जाएगी? आपकी निगमन विधि हो जाएगी, जिसके बारे में मुझे जहां तक लगता है आपको सभी को पता होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सुंदर अर्थ बताने वाले शब्द ही पद्य है। पद्य शिक्षण विधि की जो यहाँ परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर सुंदर अर्थ बताने वाले शब्द ही क्या है? पद्य है। ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? ये पद्य शिक्षण विधि की परिभाषा है, तो ये आचार्य जगन्नाथ द्वारा दी गई परिभाषा है। वाचन के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। पहला होता है सास्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न, विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान यहाँ पर पूछा गया भैया। विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान होता है बोधात्मक प्रश्न। यदि यहाँ पर पहला सोपान पूछ ले तो पहला होता है आपका क्या होता है? प्रस्तावना, है ना। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, कब किया गया था? तो ये 1901 में फ्रांस में किया गया था, अंग्रेजी भाषा में, है ना। अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। वह विधि के बारे में आपको बताना है जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करता है। अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करने वाली जो विधि होती है वो परिवेक्षक अध्ययन विधि होती है। इंपोर्टेंट विधि है, ध्यान दीजिएगा। जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं भैया? आदर्श वाचन कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सी विधि संस्कृत में हिंदी शिक्षण में आई? भैया पहले संस्कृत में थी, फिर वो हिंदी शिक्षण में आई। उस विधि का नाम क्या होगा? आपका सूत्र विधि होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है। दल शिक्षण जो होता है इसमें शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 2 या फिर 2 से अधिक शिक्षकों की संख्या होती है। और ये जरूर पूछा जाता है कौन सी विश्वविद्यालय में की गई थी और किसने की गई थी, है ना। दल शिक्षण को, तो ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दल शिक्षण विधि का जो विकास है यहाँ पर सन नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर विद्यालय और किसके द्वारा किया गया ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं। तो विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के शोध छात्र मिशिगन व हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मिशिगन व हार्वे के द्वारा। कौन से विश्वविद्यालय में? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, है ना। कौन सी विधि? दल शिक्षण विधि, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अध्यापक दैनिक पाठ योजना का किस विधि से निर्माण करता है? तो वह है इकाई विधि। और इस इकाई विधि के जनक कौन है? तो मॉरिसन, हेनरी सी मॉरिसन आपके इकाई विधि के जनक होंगे। इकाई विधि क्या कार्य करती है भैया? तो पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है आपकी इकाई विधि। किससे? पूर्ण से अंश की ओर, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। इकाई विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यहाँ पर देखिए सिद्धांत पूछा गया है, तो ये समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। और आपको उस वचन के बारे में बताना है, वचन नहीं वाचन लिखा हुआ है, उस वचन के बारे में बताना जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है, तो वह मौन वाचन। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, है ना। क्या होगा आपका? मौन वाचन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इकाई का अर्थ वास्तव में अनुभव या फिर ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर माथुर के द्वारा कहा गया कि इकाई का जो अर्थ होता है वो वास्तव में अनुभव या फिर ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना होता है। भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है, तो ये व्याकरण में है। जो भाषा संसर्ग विधि होती है ये व्याकरण में उपयोगी होती है। और यह विधि प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण सिखाने के लिए उपयोगी होती है। किन कक्षाओं में? प्राथमिक कक्षाओं में या फिर प्राथमिक स्तर पर, है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। परिवेक्षक अध्ययन विधि के प्रवर्तक के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए भैया परिवेक्षक अध्ययन विधि के जो प्रवर्तक होंगे वो मॉरिसन होंगे। और परिवेक्षक अध्ययन विधि को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको
पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट है। इसे निरीक्षित, निरीक्षण, परिवीक्षित, सामाजिकृत, अभिव्यक्ति विधि, पारिपाक विधि, उपचारी विधि, परिवेक्षण आदि नामों से जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं ये इसके क्या है, उपनाम है ना। ये उपनाम भी आपको पता होना चाहिए। और किसके द्वारा दिया गया है, यह विधि किसके द्वारा दी गई है, तो मोरिसन के द्वारा दी गई है ना। आगे बढ़ेंगे। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है, तो याद रखिएगा यह व्याकरण अनुवाद विधि में किया जाता है ना। द्वितीय भाषा की व्याकरण का जो मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किया जाता है वो आपका व्याकरण अनुवाद विधि में किया जाता है। अगला प्रश्न और अच्छा प्रश्न, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं तो ये निबंध रचना में किसमें किया जाता है भैया, निबंध रचना में किया जाता है। और देखो लिखो जो शिक्षण विधि है इसका इस्तेमाल शुद्ध अभिव्यक्ति निबंध रचना, जैसे कि यहाँ पर निबंध रचना ना देते हुए शुद्ध अभिव्यक्ति दिया जा सकता है, वर्तनी सीखना भी दिया जा सकता है, इसके लिए उपयोग या फिर इस्तेमाल किया जाता है देखो और लिखो शिक्षण विधि का। और इस विधि को स्वतंत्र अनुकरण विधि भी कहा जाता है। यदि पूछे देखो और लिखो शिक्षण विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो स्वतंत्र अनुकरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि कौन सी है, तो वह स्पष्टीकरण विधि। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि के बारे में पूछे तो स्पष्टीकरण विधि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है। वैसे यदि आपसे सीधा सीधा पूछे भाई सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितना समय लगता है, तो पूरा करने में इसको 36 मिनट लगते हैं। कितने, 36 मिनट। लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, यहाँ पर पुनः पाठ योजना के बारे में, सिर्फ पुनः पाठ योजना के बारे में पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पाठ योजना के अंतर्गत आपका शिक्षण आ जाएगा, प्रतिपुष्टि आ जाएगी, पुनः योजना आ जाएगा, पुनः शिक्षण और फिर पुनः प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर देखिए पुनः पाठ योजना के बारे में, तो पुनः पाठ योजना में कितना समय लग रहा है, यहाँ पर 12 मिनट लग रहा है। बाकी सभी में आप देख सकते हैं कितना मिनट हो रहा है, 6 मिनट। सभी जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 मिनट। आप इससे इस सूक्ष्म शिक्षण चक्र के माध्यम से इस प्रश्न को समझ सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र को समझ सकते हैं, है ना। यदि यहाँ पर पुनः पाठ योजना ना देते हुए शिक्षण दे दे 6 मिनट आपको बताना, प्रतिपुष्टि दे दे 6 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 12 मिनट यहाँ पर आपका पुनः पाठ योजना का होगा। और पूरा पूछ ले कि भाई सूक्ष्म शिक्षण चक्र को पूरा करने में कुल कितना मिनट लगता है, तो याद रखिएगा 36 मिनट लगेगा, है ना। कितना, 36, टोटल 36 मिनट। आगे बढ़ेंगे। अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है, तो याद रखिएगा स्वगति का सिद्धांत, है ना। इसमें और कुछ नियम और सिद्धांत सम्मिलित होंगे। अब कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि यहाँ पर स्वगति का सिद्धांत दे दे, यहाँ पर क्रमिक लघु पदों का नियम भी आपको दे सकते हैं, सक्रिय प्रतिभागिता का नियम भी दे सकते हैं, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत दे सकते हैं, स्वगति का सिद्धांत या फिर स्वपरीक्षण का सिद्धांत। इन पांचों में से किसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सभी के सभी अभिक्रमिक अनुदेशन के सिद्धांत या नियम है। तो इन चारों पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न, साखी अभिक्रमिक अनुदेशन के जनक के बारे में यदि पूछे कौन है, तो भैया नॉर्मन ए क्राउंडर, है ना, क्राउंडर। तो साखी अभिक्रमिक अनुदेशन के जनक कौन होंगे, तो नॉर्मन ए क्राउंडर होंगे। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस विधि को सूत्र प्रणाली एवं संश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सूत्र प्रणाली पूछे या फिर संश्लेषण प्रणाली पूछे, आपका निगमन विधि करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, निगमन विधि, है ना। आगमन विधि में केंद्र बिंदु होता है। देखिए यहाँ पर दो, एक तो होता है निगमन विधि और एक होता है आगमन विधि। तो यदि आगमन विधि में पूछे भाई केंद्र बिंदु कौन होता है, तो उसमें तो होता है छात्र। लेकिन यदि निगमन विधि में पूछे तो याद रखिएगा, निगमन विधि में जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है, शिक्षक होता है ना। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना चाहिए, तो प्रस्तावना। प्रस्तावना में सारी चीजें होती है, जो भी पढ़ना होता है वो आपके प्रस्तावना में आप देख सकते हैं। एक से लगाकर जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी उसमें टॉपिक होते हैं, सारी चीज प्रस्तावना में दे रखी होती है और उसी के माध्यम से पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है ना। तो प्रस्तावना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है, तो एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी होगी, ध्वनि साम्य विधि होगी। ये इंपोर्टेंट विधि है, इसके बारे में और भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी होगी, ध्वनि साम्य विधि होगी। शिक्षण कौशल के विकास के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो कौन सी विधि होगी, तो सूक्ष्म शिक्षण की। शिक्षण कौशल के विकास के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है, तो सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है।
पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? तो पाठ योजना निर्माण के बारे में पूछे तो जो सर्वाधिक लाभ मिलता है वो किसको मिलता है भैया? शिक्षक को मिलता है। किसको? शिक्षक को। आगे बढ़ेंगे। रचना रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के लिए साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। इस विधि का नाम बताना भैया, इस किस विधि में इन सभी की शिक्षा दी जाती है? तो समवाय विधि है। कौन सी? समवाय विधि है ना। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक के बारे में पूछे तो वो आपके ब्लूम होंगे। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के जो प्रवर्तक का नहीं के लिखा हुआ है ना, के प्रवर्तक कौन होंगे भैया? BS ब्लूम होंगे। एक शिक्षक पहले उच्चारण करता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, एक शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करता है। तो इस विधि को क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं अनुकरण करना, यानी कि दोहराना, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? अनुकरण विधि कहेंगे। और ये प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक जो शिक्षा होती है या फिर आप कह सकते हैं जो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होती है। आगे हम बात करें तो पाठ योजना में निहित प्रस्तावना सोपान किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो पाठ योजना में जो निहित प्रस्तावना सोपान है, याद रखिएगा, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जो सूत्र होता है इस पर आधारित होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। समस्या विधि निर्देशन की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसका समाधान करना आवश्यक है। जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? समस्या विधि निर्देशन की एक परिभाषा है, तो ये उड के द्वारा दी गई परिभाषा है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक के निर्देशन में मंतना के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा किस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं? तो उस विधि का नाम होगा आपका डाल्टन विधि। क्या होगा? डाल्टन विधि, जिसे प्रयोगशाला योजना भी कहते हैं, डाल्टन प्रयोगशाला योजना। अब बात करें इसके जनक की तो हेलन पार्कहर्ट्ज डाल्टन विधि के जनक होंगे और इन्होंने 1912 में 8 से 12 साल के बच्चों के लिए यह योजना बनाई। कितने से कितने वर्ष तक की? यदि ये पूछे तो आपको पता होना चाहिए भैया 8 से 12 वर्ष, है ना। ये भी आपको पता होना। जनक के बारे में पूछे तो पार्कहर्ट्ज होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। छात्रों को अध्ययन प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की और सामान्य से विशिष्ट की ओर एवं अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है। उस विधि के बारे में आपको बताना है। जैसे कि हमने आगमन विधि के बारे में पढ़ा, अब प्रश्न आ गया आपका निगमन विधि का। जैसे कि मैंने आपको बताया था यदि आप इसको उल्टा कर देंगे तो कौन सी विधि बन जाएगी? ये निगमन। अब यदि आप इसको उल्टा कर देंगे तो कौन सी हो जाएगी? आपकी आगमन विधि हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयोजन विधि के विचारधारा के जनक, यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि सीधा सीधा आपसे पूछे कि प्रयोजन विधि के विचारधारा के जनक के बारे में पूछे तो वो तो होंगे जॉन डेवी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रयोजन विधि के प्रयोजन विधि जॉन डेवी की अवधारणा पर आधारित है, किंतु इस विधि की विचारधारा को किसके द्वारा विकसित किया गया? यदि ये पूछे तो भैया ये किलपेट्रिक के द्वारा किया गया है, ना कि आपके जॉन डेवी के ना। यदि इसको विकसित के बारे में पूछे, इस विचारधारा को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो जॉन डेवी के जो शिष्य हैं किलपेट्रिक, उनके द्वारा इसको विकसित किया गया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षण व्यवस्था के सभी पदों की व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है। पाठ योजना की जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा आपकी डेविस के द्वारा दी गई परिभाषा है और अच्छी परिभाषा है, आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट एक वहां उद्देश्य कार्य है जिससे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यहाँ प्रयोजन विधि की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये प्रयोजन विधि है, ये आपके किलपेट्रिक के द्वारा दी गई है, जो कि अभी हमने इसके बारे में जाना था, है ना। किलपेट्रिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इकाई की समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता ग्रुप प्रकट करती है। इकाई विधि की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? देखिए इकाई विधि की ये परिभाषा है तो ये मोरिसन द्वारा दी गई। किसके द्वारा? मोरिसन के द्वारा दी गई परिभाषा है। इस विधि में मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। तो यहाँ पर देखिए व्याकरण के नियमों का जो ज्ञान कराया जाता है वो हमेशा याद रखिएगा व्याकरण विधि में कराया जाता है। किसमें? व्याकरण विधि में, है ना। यहाँ पर इकाई विधि के सोपान पूछे गए भाई कितने हैं? तो याद रखिएगा हमेशा 5 सोपान होते हैं। कितने होते हैं इकाई विधि के? 5 सोपान होते हैं। पूर्व ज्ञान की खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और वाचन, ये 5 प्रकार किसके भैया? इकाई विधि के सोपान है। याद रखिएगा, या फिर इकाई विधि के प्रकार मान सकते हैं, तो 5 है, याद रखिएगा। आगे बात करें रेखी अभिक्रमिक अनुदेशन के
में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो याद रखिएगा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें तो इसे 4 पदों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और परीक्षण पद। इसमें आपको यह याद रखना है पहला कौन सा है और अंतिम कौन सा है ना, ये आगे पूछा जाएगा। तो पहला है आपका प्रस्तावना पद और अंतिम पद है आपका परीक्षण पद, जैसा कि शायद अगला ही प्रश्न है। हाँ देखिए, ये पूछ लिया गया आपसे कि रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन में अंतिम पद कौन सा है, तो यहाँ पर अंतिम पद मैंने कौन सा बताया था आपको? परीक्षण पद बताया था, है ना। प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और परीक्षण पद, है ना। ये 4 प्रकार के पद बताए गए हैं रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के। ठीक है, अगला प्रश्न। पर्यवेक्षक अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा 8 व विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वहां अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षण अध्ययन विधि की यह परिभाषा है और ये किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखिएगा, बाइनिंग एवं बाइनिंग के द्वारा दी गई परिभाषा है और ये पर्यवेक्षक अध्ययन विधि की एक परिभाषा है। अगला प्रश्न। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार पाठ की विषय वस्तु समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा, अब यहाँ पर जो परिभाषा पूछी गई है ये सूक्ष्म शिक्षण की पूछी गई है और किसके द्वारा दी गई है? तो ये एलने के द्वारा दी गई परिभाषा है। प्रत्यक्ष विधि में बालक जो है, याद रखिएगा, ये अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। अनुसरण द्वारा कौन सी भाषा सीखता है भैया? ये दूसरी भाषा सीखता है आपके प्रत्यक्ष विधि में, है ना बालक। अगला प्रश्न। व्याकरण विधि में क्या सीखता भैया? व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। व्याकरण विधि में क्या होता है भैया? द्वितीय भाषा है, इसकी जो व्याकरण है इसे पहले पढ़ाया जाता है आपका व्याकरण अनुवाद विधि में। दलीय शिक्षण पद्धति की हम बात करें भैया, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था तो ये कहां पर हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। दल शिक्षण विधि का विकास की हम बात करें तो सर्वप्रथम 1955 में, शायद मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, है ना। तो अमेरिका आपको याद रखना है। आपको साथ में जो विश्वविद्यालय उसके बारे में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, है ना। अमेरिकी के शोध छात्र श्रीगन व हार्वे, आपको ये नाम याद रखना है, श्रीगन व हार्वे, इनके द्वारा किया गया था, है ना, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ। चलिए, सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो हमने इसके आपको समय बता चुके हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार यहाँ पर पूछा गया है, कितना होता है, कितने बच्चों का होता है, कितने विद्यार्थी का होता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण है तो इसमें 5 से 10 विद्यार्थी का होता है। कितना? 5 से 10 विद्यार्थी की। इसकी शुरुआत की हम बात करें तो किसके द्वारा? तो एलन, है ना, ड्वाइट एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यदि यूनिवर्सिटी के बारे में पूछे तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है, सन 1963 है। किसके द्वारा? तो ड्वाइट एलन के द्वारा, है ना। ये आपका विश्व का हो गया। भारत की यदि बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो डी तिवारी के द्वारा की गई थी 1963 में, आपका एलन के द्वारा, तिवारी जी के द्वारा 1967 में। कहां पर? आपका गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोगिकल इंस्टीट्यूट जो कि इलाहाबाद में स्थित है, यहां पर इसकी शुरुआत की गई आपकी सूक्ष्म शिक्षण की। तो भारत में कब की गई और विश्व में कब की गई, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा का आकार होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो कक्षा का आकार होता है वो साधन के रूप में होता है। किसके रूप में भैया? साधन के रूप में होता है। अगला प्रश्न। शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है? शिक्षण की वो कौन सी विधि है जो विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है? तो उस विधि को क्या कहेंगे आप? अन्वेषण विधि कहेंगे। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है, जैसे कि हमने आगमन निगमन के बारे में बात की थी। अब यहाँ पर व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु कौन होगा भैया? अध्यापक होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है तो व्याकरण पढ़ाने में किया जाता है। आगमन विधि का जो अधिकांश प्रयोग होता है ये व्याकरण पढ़ाने में किया जाता है। शिक्षण में निगमन विधि में छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं, जैसे कि निगमन विधि में और भी सूत्र होते हैं लेकिन यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और भी जो सूत्र है मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे, द्विकाल खंड योजना किस विधि का विभाजन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको और किस नाम से जाना जाता है, शायद मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। किसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है ये इंपोर्टेंट है, तो मॉरिसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की बात की जा रही है। तो द्विकाल खंड योजना किस विधि का विभाजन है? तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विभाजन है, जिसे निरीक्षित, निरीक्षण, पर्यवेक्षित, सामाजिकृत, अभिव्यक्ति विधि, पारिपाक विधि, उपचारी विधि, पर्यवेक्षण विधि, इन सभी नामों से जाना जाता है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को। और इस विधि को मॉरिसन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? मॉरिसन के द्वारा, है ना। चलिए अगला प्रश्न।
कविता विधि और कहानी विधि वाचन शिक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? यहाँ पर देखिए ये ध्यान देना है, जो आपका कविता विधि है और कहानी विधि वाचन शिक्षण के अंतर्गत आएगी दोनों विधियां। लेकिन इसमें भी ये कौन सी विधि के अंतर्गत आएगी? तो भैया एक होता संश्लेषण विधि वाचन शिक्षण में और एक होता विश्लेषण विधि। तो ये जो कविता विधि है और कहानी विधि इन दोनों किसके अंतर्गत आएगी भैया? विश्लेषण विधि के अंतर्गत आएगी वाचन शिक्षण में, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे। इस विधि में निर्देशन में छात्र अध्ययन करते हैं तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देश करने के अवसर प्रदान करती है। पर्यवेक्षण अध्ययन की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई भैया? तो याद रखिएगा क्लार्क और स्टार के द्वारा दी गई ये परिभाषा है। अगला प्रश्न, आगमन प्रणाली के रूप में प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय छात्र को पहले क्या किया जाता है भैया? उदाहरण दिए जाते हैं आगमन विधि में। आगमन प्रणाली के रूप में प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों को पहले क्या दिया जाता है? उदाहरण दिया जाता है। किस विधि के तहत बच्चों को टेप रिकॉर्डर के से पाठ सुनाया जाता है तथा बच्चे उसे सुनकर उसका अनुकरण करते हैं? तो वह सैनिक विधि, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले उन्हें टेप रिकॉर्डर को सुनाया जाता है, उसके बाद उसका अनुकरण करने को कहा जाता है, तो वो सैनिक विधि होगी। कौन सी? सैनिक विधि, है ना। आगे बढ़ेंगे। व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की, तो ये कार्ल प्लॉट्स के द्वारा की गई है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय पाठ योजना जो हर्बर्ट उपागम पर आधारित है, उस पर प्रभाव है किसका भैया? तो ब्रिटिश उपागम का प्रभाव है, इंपोर्टेंट है ये प्रश्न भी। भारतीय पाठ योजना जो कि हर्बर्ट द्वारा दी गई, हर्बर्ट उपागम पर आधारित है, तो उस पर प्रभाव किसका होगा? तो ब्रिटिश उपागम का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे। पाठ योजना के हर्बर्ट के पंचपदी उपागम का दूसरा सोपान पद कौन सा है? याद रखिएगा, पाठ योजना जो हर्बर्ट द्वारा दी गई, इसे पंचपदी उपागम के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा सोपान पूछा गया है। वैसे इसके 5 सोपान बताए गए हैं। यहाँ पर पहला सोपान पूछा जा सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दूसरा सोपान पूछा गया है, दूसरा कौन सा? आपका प्रस्तुतिकरण। हर्बर्ट ने 5 योजना के कितने प्रकार बताए भैया? 5, है ना। प्रस्तावना जिसको तैयारी भी कहते हैं, प्रस्तुतिकरण, संगठन जिसे साहचर्य भी कहते हैं, तुलना जिसे सामान्यकरण भी कहा जाता है, मूल्यांकन जिसे अनुप्रयोग भी कहा जाता है। ये 5 प्रकार बताए भैया हर्बर्ट ने पाठ योजना के। तो आपको इन 5 के बारे में पता होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन सा कब पूछ ले ये आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा किस नंबर पर आएगा, है ना। अगला प्रश्न, सूक्ष्म अध्यापन कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा यहाँ पर पूछी गई है, किसके द्वारा दी गई है ये परिभाषा? तो ये मैकजोल या फिर अनविन के द्वारा दी गई परिभाषा है। हर्बर्ट उपागम के पद, जैसे कि अभी हमने बताया कि भैया हर्बर्ट उपागम के कितने पद बताए हैं? 5 पद बताए हैं। जैसे कि अभी दूसरा पद पूछा गया, कभी पहला पद पूछ लिया आपसे, है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। हर्बर्ट उपागम के 5 पद है, या फिर हर्बर्ट ने पाठ योजना के 5 पद 5 चरण बताए हैं। प्रस्तावना जैसे तैयारी भी कहते हैं, प्रस्तुतिकरण, संगठन जैसे साहचर्य भी कहते हैं, तुलना जैसे सामान्यकरण भी कहते हैं, मूल्यांकन जिसे अनुप्रयोग भी कहा जाता है। ये 5 पद बताए गए हैं हर्बर्ट के द्वारा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर स्किनर, B.F. स्किनर आपको याद रखना है। इकाई किसी समस्या या फिर योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं का अध्ययन करती है, किसका कथन है? ये रिस्क का कथन है और अच्छा कथन है। थॉमस एम रिस्क का कथन है कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं का क्या है? अध्ययन करती है। यह थॉमस एम रिस्क का कथन है, इनके द्वारा कहा गया है ना। अगला प्रश्न, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना की यहाँ पर परिभाषा देखिए, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को क्या कहा जाता है? पाठ योजना कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये बिशिंग के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? बिशिंग के द्वारा कहा गया। सॉरी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भाषा विज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो याद रखिएगा, जो भाषा विज्ञान का मूल्यांकन होता है वो लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से होता है। भाषा विज्ञान का मूल्यांकन, है ना। तो लिखित और मौखिक आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, इकाई का अर्थ वास्तव में अनुभव या फिर ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना है। ये किसका कथन है? शायद मैं इस कथन के बारे में आपको बता चुका हूं। किसका कथन है भैया? डॉक्टर माथुर द्वारा दिया गया कथन है।
आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए भाषा कौशल में से अभिव्यक्ति कौशल है। यहाँ पर दो प्रकार के कौशल होते हैं, एक तो होता है आपका अभिव्यक्ति और दूसरा होता है ग्रहात्मक कौशल। क्या होता है? ग्रहात्मक कौशल और अभिव्यक्ति कौशल, या फिर उसे अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाषा के कितने कौशल बताए हैं, तो भैया 4 कौशल बताए हैं। श्रवण कौशल जिसे सुनना बोलते हैं, पठन कौशल जिसे पढ़ना बोलते हैं, वाचन कौशल जिसे बोलना, लेखन कौशल या जिसको लिखना कह सकते हैं। श्रवण, पठन, वाचन और लेखन, या फिर सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो यहाँ पर जो शुरू के दो है, जैसे कि पहले जो कौशल होंगे वो ग्रहात्मक कौशल होंगे, यानी कि आपका श्रवण कौशल सुनना और पठन कौशल, ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके ग्रहात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाएंगे। अभिव्यक्तात्मक कौशल यहाँ पर लिखा हुआ भैया बोलना और लिखना, या फिर कह सकते हैं वाचन कौशल और लेखन कौशल, ये दोनों ही किसके अंतर्गत? अभिव्यक्ति कौशल या फिर अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आएंगे। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, इसे ये प्रश्न मैंने आगे रखा है कि भैया गणनात्मक कौशल कौन कौन से, जैसे कि अभी हमने आपको बताया श्रवण कौशल और पठन कौशल, यानी कि सुनना और पढ़ना, है ना। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भैया? तो मौन पठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो गहन अर्थ ग्रहण करना होता है। क्या होता है? गहन अर्थ ग्रहण करना होता है मौन पठन का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। यहाँ जो विचार है ये किसका है? तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की का ये विचार है, या फिर वाइगोत्स्की का ये कथन है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार किसका है? तो बच्चों में भाषा सीखने की जो जन्मजात योग्यता होती है यह चोम्स्की का कहना है, चोम्स्की का कथन है। समस्या समाधान विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा कैसा होता है? तो भैया याद रखिएगा ये स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। समस्या समाधान विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। यहाँ प्रयोजन विधि की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? सीधा सीधा प्रयोजन विधि की परिभाषा पूछी गई है, बेलार्ड द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न, किस विधि को सहयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है? इंपोर्टेंट अच्छा प्रश्न है भैया, सहयोग विधि। तो याद रखिएगा जो समवाय विधि है इसे सहयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में सभी विषयों का अध्ययन एक साथ करवाया जाता है, साथ में इस विधि में विषय वस्तु के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान करवाया जाता है। किस विधि में भैया? समवाय विधि में या फिर सहयोग विधि में। किस विधि के अंतर्गत अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, यानी कि मार्गदर्शन करता है? कौन सी विधि है वो? तो वो है आपका डाल्टन विधि, है ना। डाल्टन विधि के अंतर्गत अध्यापक क्या करता है भैया? केवल पद प्रदर्शक करता है, उसको मार्गदर्शन देता है, मार्गदर्शन वाला कार्य करता है। तो डाल्टन विधि होगा आपका करेक्ट आंसर। किस विधि को अव्याकृति विधि के नाम से भी जाना जाता है? अव्याकृति, तो याद रखिएगा भाषा संसर्ग विधि। यदि आपसे यहाँ पर पूछे कि भाषा संसर्ग विधि को और किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए भैया इसे अव्याकृति विधि के नाम से जाना जाता है। और इस विधि में प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण, देखिए कौन सी कक्षा? प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इस विधि में रचनाओं के जरिए व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। किसके जरिए? रचनाओं के द्वारा, ये याद रखिएगा इंपोर्टेंट है। और कौन सी कक्षा, कौन से स्तर की बात की जा रही है? तो प्राथमिक स्तर, प्राथमिक कक्षाओं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कौन सी विधि की? भाषा संसर्ग विधि या फिर अव्याकृति विधि की, है ना। आगे बढ़ेंगे। किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ कराते हुए शिक्षण करवाता है? यहाँ पर देखिए कठिन शब्द की बात की जा रही है तो उसे आप शब्दार्थ विधि या फिर अर्थबोध विधि दोनों कह सकते हैं, है ना। इस विधि में शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ कराते हुए शिक्षण करवाता है। खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि पूछा गया है खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत, तो वो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी। कौन सी होंगी? वाद विवाद प्रतियोगिताएं। कथन विधि, प्रवचन विधि, चोक तथा वार्ता विधि किस विधि को कहा जाता है? तो व्याख्यान विधि को। याद रखिएगा व्याख्यान विधि को कथन विधि भी कहा जाता है, प्रवचन विधि भी कहा जाता है, चोक विधि या वार्ता विधि, इन सभी विधियों के नाम से जाना जाता है व्याख्यान विधि को। किस विधि में भाषा शिक्षण के उद्देश्य अभिव्यक्ति, अर्थ ग्रहण और सृजन शक्ति का एक साथ विकास होता है? तो उसे किंडरगार्टन विधि कहते हैं। अच्छी विधि है, काफी बार इस विधि को पूछा गया है। इस विधि में क्या होता है भैया? भाषा शिक्षण के उद्देश्य से अभिव्यक्ति, अर्थ ग्रहण और सृजन शक्ति का एक साथ विकास होता है, उसे किंडरगार्टन विधि कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? फ्रोबेल है। और यहाँ पर जो किंडरगार्टन है इसका मतलब क्या होता है? ये जर्मन भाषा में है किंडरगार्टन, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? बच्चों का बगीचा, है ना, याद रखिएगा। किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? तो वह व्यास प्रणाली विधि या फिर व्यास विधि,
है ना, वो कौन सी विधि होगी? व्यास विधि होगी, जिसमें शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है। इस प्रणाली का नाम कथा, इसलिए इस प्रणाली का नाम क्या रखा गया भैया? कथावाचक व्यास के नाम पर ही रखा गया है, यानी कि इसे कथावाचक भी कहते हैं, कथावाचक व्यास विधि भी कहते हैं, या फिर व्यास प्रणाली विधि भी इसे कहा जाता है। और ये शिक्षक प्रधान प्रणाली होती है ना। कौन सी प्रणाली है ये? शिक्षक प्रधान प्रणाली है, और ये कविता शिक्षण प्रणाली में से एक प्रणाली है। व्यास प्रणाली किसके अंतर्गत आएगी भैया? कविता शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आएगी, है ना। आगे बढ़ेंगे। भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? यानी कि छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षा, तो वो होगी आपकी प्रोजेक्ट विधि। जो प्रोजेक्ट विधि है ये छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है, तो प्रोजेक्ट विधि आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया था? भैया मातृभाषा का प्रयोग किसमें नहीं किया था लक्ष्य भाषा सिखाते समय? तो वो है प्रत्यक्ष विधि में, है ना। क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्न में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, वो कौन सी विधि होगी, कौन सी पद्धति होगी? किंडरगार्टन पद्धति होगी। किस विधि में पढ़ाने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? गुण, यहाँ पर देखिए जो पद्य है उसकी क्या करती है? गुण और दोषों दोनों की आलोचना करनी पड़ती है। उस विधि को क्या कहा जाता है पढ़ाते समय? उस विधि को समीक्षा विधि कहा जाता है। कौन सी विधि भैया? समीक्षा विधि। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा बेहतर विधि कौन सी है? तो वो है आगमन विधि, है ना। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा बेहतर विधि कौन सी होगी? आपकी आगमन विधि होगी। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है भैया? नाटक शिक्षण में पूछा गया है, तो याद रखिएगा नाटक का मंच, है ना, ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए नाटक का मंचन। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका यहाँ पर पूछा गया है, तो चित्र वर्णन। यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, तो भाषा आकलन का जो सबसे उचित तरीका होगा वो क्या होगा? चित्र का वर्णन करना होगा। प्राथमिक स्तर पर पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है? तो कहानी। देखिए यहाँ पर स्तर कौन सा पूछा गया? प्राथमिक स्तर। पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सबसे महत्वपूर्ण होगी? तो यहाँ पर कहानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। कौन सी विधि में जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच प्रश्न उत्तर के जरिए बातचीत होती है? प्रश्न उत्तर के जरिए, तो उसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं, उसे संवाद विधि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सुकराती विधि कहते हैं। याद रखिएगा इन तीनों के बारे में एक ही विधि है, और ये शिक्षक और छात्र के बीच प्रश्न उत्तर के जरिए बातचीत की जाती है। इस विधि में उसे प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि या फिर सुकराती विधि कहा जाता है। बच्चे अपने बोलचाल की भाषा का अनुभव प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा बच्चे जो अपने बोलचाल की भाषा का अनुभव प्राप्त करते हैं वो परिवार और समाज में करते हैं। किसमें? परिवार और समाज में। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है, तो यहां पर दे रखा भैया उद्बोधन विधि। इसके साथ साथ और भी विधियां हैं जो कि गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करती है, जैसे कि आपकी व्यास विधि हो गई, इसके साथ साथ, है ना, प्रश्नोत्तर विधि हो गई, खंड्यान्वयन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि। ये सभी की सभी जो विधियां हैं भैया ये गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने वाली विधियां होती हैं। यदि यहाँ पर उद्बोधन विधि ना दे और जो मैंने अभी आपको विधियां बताई उसमें से, तो आपको गलत नहीं करना है। रिस्क के अनुसार इकाई विधि के कितने मनोवैज्ञानिक सोपान बताए हैं? तो इनके द्वारा भैया 3 वैज्ञानिक सोपान बताए। कितने? 3 मनोवैज्ञानिक सोपान बताए। कौन कौन से? प्रस्तावना, विकास और पूर्ति। इन 3 सोपानों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिस्क के अनुसार इकाई विधि की जो 3 मनोवैज्ञानिक सोपान बताए उसमें से एक कौन सा? नहीं, 3 ये दे देंगे और एक अलग दे देंगे जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न, नवीन पद्धति। यहां पर ध्यान दीजिएगा भैया, नवीन पद्धति, नैसर्गिक पद्धति, तार्किक पद्धति, उपयुक्त पद्धति, स्वनिकी पद्धति, अनुकरण पद्धति, वार्तालाप पद्धति, ये सभी के सभी किसके उपनाम है भैया? ये किसको जाना जाता है? तो ये प्रत्यक्ष विधि के, ये प्रत्यक्ष विधि के इतने सारे उपनाम हैं, इतने सारे, इस या कह सकते हैं कि भैया प्रत्यक्ष विधि इन नामों से भी जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, प्रत्यक्ष विधि को नवीन पद्धति, नैसर्गिक पद्धति, तार्किक पद्धति, उपयुक्त पद्धति, स्वनिकी पद्धति, अनुकरण पद्धति और वार्तालाप पद्धति भी कहते हैं। किस विधि में वार्तालाप, मौखिक कार्य एवं बोलने के अभ्यास पर बल दिया जाता है? तो वह प्रत्यक्ष विधि। जैसे कि यहाँ पर देखिए वार्तालाप से यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है? वार्तालाप पद्धति, है ना। तो ये इसी के माध्यम से ही इनको कहा जाता है, इन्हीं के माध्यम से ही इनको नाम दिया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न,
जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर रहते हैं, यहां क्रिया कहलाती। कौन सी क्रिया कहलाएगी भैया? वो तो याद रखिएगा, वो क्रिया आपकी निदानात्मक कार्य कहलाएगा, है ना। अगला प्रश्न, संगठनापरक विधि, अनौपचारिक विधि, आर्मी मेथड, अनुकरण, परिस्मरण, श्रम भाष्य विधि, यह किस विधि के उपनाम? तो याद रखिएगा, ये सैनिक विधि के उपनाम है सारे के सारे, है ना। ये सारे के सारे उपनाम जो बताएं किसके हैं भैया? सैनिक विधि के उपनाम है, या फिर इन सभी को सैनिक विधि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि भैया? व्याख्या प्रणाली। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि, तो वो होगी आपकी व्याख्या प्रणाली। अगला प्रश्न, ध्वनि सामान्य विधि, फोनेटिक मेथड विधि, संश्लेषणात्मक विधि, यहां किस विधि के उपनाम है? अब यहां पर बताना है, ये है ध्वनात्मक शिक्षण विधि। ध्वनात्मक शिक्षण विधि को ध्वनि साम्य विधि, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फोनेटिक मेथड विधि के नाम से, वो संश्लेषणात्मक विधि के नाम से जाना जाता है ध्वनात्मक शिक्षण विधि को। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो साइकल सेमर, याद रखिएगा, साइकल सेमर, ये आपके प्रतिपादक होंगे ध्वनात्मक शिक्षण विधि के, है ना। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो भैया कहानी शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो बालकों का मनोरंजन करना होता है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो कक्षा अभिनय विधि होगी। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि आपकी कौन सी होगी भैया? कक्षा अभिनय विधि होगी। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपके मोंटेसरी के द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो हम आपको बता चुके हैं भैया, प्रोजेक्ट प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो किलपैट्रिक के द्वारा प्रतिपादित की गई है। डाल्टन या फिर योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो माध्यमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनके लिए ये जो आपकी योजना है या फिर पद्धति है, डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति, ये सर्वाधिक उपयुक्त होती है माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए। किस विधि की अंतर्गत, किस विधि के लिखा हुआ है ना, किस विधि के अंतर्गत ध्वनि की समानता रखने वाले वर्णों को एक साथ सिखाया जाता है? तो मैंने ध्वनात्मक शिक्षण विधि के बारे में आपको बताया था, इनके उपनाम बताया था। तो ये ध्वनि की समानता रखने वाले वर्णों को एक साथ सिखाया जाता है, तो उस विधि को क्या कहेंगे? किस विधि में सिखाया जाता है? तो ध्वनात्मक शिक्षण विधि में सिखाया जाता है ना। अगला प्रश्न है भैया, योजना एक समस्या मूल कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जाता है, यहां प्रयोजन विधि की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह स्टीवेसन के द्वारा दी गई परिभाषा है। अभिक्रमिक अनुदेशन शिक्षण विधि के प्रणेता कौन है? तो याद रखिएगा, अभिक्रमिक अनुदेशन शिक्षण विधि के प्रणेता के बारे में पूछे तो आपके बी एफ स्किनर होंगे। बी एफ स्किनर करेक्ट आंसर होगा। किस विधि में व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? तो याद रखिएगा, वो विधि होगी आपकी भाषा संसर्ग विधि। जो भाषा संसर्ग विधि होती है इसमें व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। साहचर्य विधि में भाषा की इकाई माना जाता है तो शब्द को, याद रखिएगा, साहचर्य विधि में भाषा की इकाई किसको माना जाता है भैया? शब्द को माना जाता है। रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है तो प्राथमिक स्तर पर। यहाँ पर रसास्वादन विधि का प्रयोग किसमें सर्वाधिक उपयोगी, किस स्तर पर होगा? तो भैया प्राथमिक स्तर पर होगा। प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि के बारे में पूछे, ये किसका उदाहरण है? तो इस सूत्र विधि का उदाहरण है ना। प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि का उदाहरण कौन सा होगा? तो ये सूत्र विधि होगा। देखो और कहो विधि को हम क्या कहते हैं? तो देखो और कहो विधि को हम साहचर्य विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? साहचर्य विधि भी कहते हैं। यहाँ पर देखो और कहो विधि वाचन शिक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया जो वाचन शिक्षण है इसमें संश्लेषण विधि भी आता है और विश्लेषण विधि, इन दोनों के अंतर्गत बहुत सारी विधियां आती है। तो देखो और कहो विधि के बारे में बात करें जो कि वाचन शिक्षण के अंतर्गत आती है, देखो और कहो। और वाचन शिक्षण के किसके अंतर्गत आती है भैया? तो यह विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत आती है। किसके? विश्लेषणात्मक विधि। किस विधि में सर्वप्रथम शब्दों और वाक्यों का ज्ञान करवाया जाता है? तो वह है विश्लेषणात्मक विधि। इसमें सर्वप्रथम शब्दों और वाक्यों का ज्ञान करवाया जाता है। किस विधि में एक जैसे शब्दों की ध्वनियों के शिक्षण पर बल दिया जाता है? तो यह है ध्वनि साम्य विधि या फिर ध्वनात्मक विधि के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसी को ध्वनि साम्य विधि भी कहते हैं। और इसमें एक जैसे शब्दों की ध्वनियों के शिक्षण पर बल दिया जाता है। किस विधि में केवल ध्वनियों पर अधिक बल दिया जाता है? तो वो भी आपकी कौन सी होगी भैया? ध्वनि साम्य विधि होगी। केवल ध्वनियों पर बल, है ना, किसमें दिया जाता है? ध्वनि साम्य विधि में दिया जाता है।
नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, है ना। किस विधि में शिक्षण द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है, तो वह वाचन विधि। वाचन विधि में क्या होता है, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है। वाचन विधि का प्रारंभ कहां से हुआ है, तो ये अमेरिका से हुआ है। त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है, तो ये भी वाचन विधि में करवाया जाता है। किसमें, वाचन विधि में त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है। रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण विधि किसके भेद है, तो लेखन अनुकरण के भेद है भैया। रूपरेखा अनुकरण दो भेद है, पहला है रूपरेखा अनुकरण और दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण, है ना। ये किसके भेद होंगे, लेखन अनुकरण विधि के भेद होंगे। अनुकरणात्मक विधि के प्रकार दो है, उच्चारण अनुकरण विधि और रचना अनुकरण विधि। अनुकरणात्मक विधि के प्रकार कितने होंगे, दो होंगे। पहला है आपका उच्चारण अनुकरण विधि और दूसरा है रचना अनुकरण विधि। मनोवैज्ञानिक में सबसे पुरानी विधि के बारे में पूछ लिया भैया, कौन सी है, अंतर निरीक्षण विधि। याद रखिएगा, अंतः निरीक्षण जो विधि होगी ये मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विधि होगी, है ना। अगला प्रश्न, इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को संवेद रूप से ज्ञान प्रदान करती है। ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये एनसीईआरटी के अनुसार कहा गया, है ना। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, तो जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक आपकी जो उपचारात्मक शिक्षण है की जो प्रक्रिया है वो चलनी चाहिए या फिर चलती रहनी चाहिए। मोंटेसरी शिक्षण पद्धति का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये 1870 में हुआ था। कब हुआ था, 1870 में। मारिया मोंटेसरी विधि कितने वर्षों के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है, तो 2.5 वर्ष, है ना। 2.5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति आपकी मारिया मोंटेसरी विधि, है ना। आगे बढ़ेंगे। मारिया मोंटेसरी ने अपनी विधि में पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया था, तो भैया 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। कर्मेंद्रीय शिक्षण, ज्ञानेंद्रीय शिक्षण, भाषा और गणित, ये 4 प्रकार बताए या फिर 4 भाग बताए मारिया मोंटेसरी द्वारा, है ना। अगला प्रश्न, अक्षर ज्ञान विधि और ध्वनि साम्य विधि वाचन शिक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत आती है, तो याद रखिएगा अक्षर ज्ञान विधि के बारे में पूछे या फिर ध्वनि साम्य विधि के बारे में पूछे, जो वाचन शिक्षण है ये इसकी संश्लेषण विधि के अंतर्गत आएगी। कौन सी, संश्लेषण विधि के अंतर्गत। प्रत्यक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी, तो याद रखिएगा वो प्रयोजन विधि होगी। प्रत्यक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपकी प्रयोजन विधि सबसे उपयुक्त होगी। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे मौखिक भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 150 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो यहाँ पर 150 प्रश्न और मैं ला सकता हूं। तो अंतिम प्रश्न है, रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है पद्य शिक्षण विधि की यहाँ जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई परिभाषा है और इंपोर्टेंट परिभाषा है, याद कर लीजिएगा। तो 150 प्रश्न आपको कैसे लगे, थोड़ा बहुत भी यदि वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को आपको क्या करना है भैया, लाइक कर देना है, कमेंट करके बताना है और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि इसी प्रकार के और वीडियो आपको चाहिए तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जल्द ही। जब तक के लिए धन्यवाद।